हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायो बाय कीर्ति। मेरा नाम कीर्ति सिंह है और मैं एक बायोलॉजी एजुकेटर हूँ और अपने वीडियोस के माध्यम से बायो के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद है आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर, विच इज ग्रीगर जोहान मेंडल। ग्रीगर जोहान मेंडल कौन थे बेटा? ग्रीगर जोहान मेंडल पहले जेनेटिसिस्ट थे। जेनेटिसिस्ट किसको कहते हैं? एक ऐसा इंसान जो कि जेनेटिक्स की स्टडी करता है उसे जेनेटिसिस्ट कहते हैं। जेनेटिक्स होता क्या है? जेनेटिक्स एक बायोलॉजी का एक ब्रांच है जिसमें हम इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स को पढ़ते हैं। मतलब इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर्स पास ऑन होते हैं उसकी स्टडी करते हैं जेनेटिक्स में। और जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स पास ऑन होते हैं और वो पास ऑन होते जाते हैं तो उन कैरेक्टर्स में जो वेरिएशन देखने मिलता है उसको भी हम जेनेटिक्स के अंदर ही पढ़ते हैं। तो ये पहले इंसान थे जिन्होंने जेनेटिक्स की शुरुआत की थी, ठीक है। इसलिए इनको फर्स्ट जेनेटिसिस्ट भी बोला जाता है। अब क्योंकि यहीं से जेनेटिक्स शुरू हुआ था तो ये फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहलाते हैं। ये थे कौन बेटा? ही वॉज फ्रॉम ऑस्ट्रिया, ठीक है। ऑस्ट्रियन मॉन्क थे और ही वॉज अ मैथमेटिशियन। जी हाँ, ये मैथमेटिशियन थे। मैथमेटिशियन होने के बावजूद उन्होंने बायोलॉजी की फील्ड में बहुत बड़ा योगदान दिया है जेनेटिक्स की शुरुआत करके। चलिए देखते हैं जेनेटिक्स की शुरुआत कैसे हुई थी। उन्होंने बेटा हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, ठीक है। बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, जिसके लिए उन्होंने क्या किया था? पी प्लांट को चूज किया था। कौन, ठीक है, कौन सा पी प्लांट था? गार्डन पी था। पी दो टाइप का होता है ना, स्वीट पी भी होता है। तो इन्होंने स्वीट पी ने गार्डन पी चूज किया था। गार्डन पी को क्या बोलते हैं? पाइसम सटाइवम बोलते हैं। पाइसम सटाइवम चूज किया था अपने फेमस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है। इनका एक्सपेरिमेंट 7 साल तक चला था, ठीक। कब से कब तक? 1856 से लेकर 1863 तक। अब क्योंकि ही वॉज अ मैथमेटिशियन, इन्होंने बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट में मैथमेटिक्स घुसा दी थी, ठीक है। इन्होंने स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल लॉजिक को घुसा दिया था। He used statistical analysis and mathematical logics to solve problems of biology. Okay? And then जब उनका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया तो उसके बाद उनका वर्क कब पब्लिश हुआ? 1865 में। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए बेटा बहुत सारी ट्रू ब्रीडिंग लाइंस चूज की थी। ट्रू ब्रीडिंग लाइंस का क्या मतलब होता है? ट्रू ब्रीडिंग लाइंस प्लांट्स को ही कहते हैं। कैसे प्लांट्स बेटा? ऐसे प्लांट्स जिसमें बहुत अरसे तक, कई जनरेशन तक सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुआ है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब होता है? अगर एक कोई ऐसा प्लांट की बात हो रही है, यहाँ पे एनिमल्स की बात हम नहीं कर रहे हैं। प्लांट में आपको पता है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं। बहुत सारी ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें बाइसेक्सुअल, या मैक्सिमम प्लांट्स ऐसा ही होते हैं जिसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। मतलब फ्लावर में मेल और फीमेल गैमीट दोनों ही प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक। तो अपने ही फ्लावर का मेल गैमीट अपने ही फ्लावर के फीमेल गैमीट को अगर फर्टिलाइज कर दे तो इसको हम क्या कहते हैं? सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो कोई एक ऐसा प्लांट है जिसमें कई जनरेशन तक सेल्फ फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया चल रही है। मतलब अपना ही मेल गैमीट अपने ही फीमेल गैमीट को बार बार फर्टिलाइज कर रहा है। उसका बच्चा हुआ, उसके बच्चे में भी सेम प्रोसेस हुआ, फिर उसका बच्चा हुआ, मतलब नया प्लांट बना, उसमें भी सेम चीज हुई। कई जनरेशन तक अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता रहेगा, कई जनरेशन तक अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन रिपीट होता रहेगा तो क्या हो जाएंगे? जो कैरेक्टर्स होंगे ना वो फिक्स हो जाएंगे। समझ में आया? सेवरल जनरेशन तक सेल्फ फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया अगर होती रहेगी तो जो कैरेक्टर्स होंगे वो फिक्स हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, उनमें वेरिएशन नहीं देखने मिलेगा। समझ में आया? अगर लंबा प्लांट है तो लंबा ही होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, और उसमें बार बार सेल्फ फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कई जनरेशन तक कैरी आउट किया गया है, तो उसके बाद क्या होगा? अगर उसकी हाइट लंबी है तो लंबी ही रहेगी। समझ में आया? आपको उसकी हाइट में फिर वेरिएशन जल्दी देखने नहीं मिलेगा क्योंकि वो प्लांट कई जनरेशन तक सेल्फ फर्टिलाइजेशन होने की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। तो ऐसे ही प्लांट जिसमें कि कैरेक्टर्स फिक्स हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, कंसिस्टेंट कैरेक्टर्स आपको देखने मिलते हैं कई जनरेशन तक। क्यों? क्योंकि उसमें पहले की जनरेशन में बहुत सारी जनरेशन तक सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुआ होता है। ऐसे प्लांट को हम बोलते हैं ट्रू ब्रीडिंग लाइंस। समझ में आया? या प्योर लाइंस भी इन्हीं को कहते हैं, ठीक। तो उन्होंने क्या किया था अपने एक्सपेरिमेंट में? ट्रू ब्रीडिंग लाइंस को चूज किया था या प्योर लाइंस को चूज किया था? पी प्लांट्स की, ठीक है। और उन्होंने ऐसे 7 तरीके के, सॉरी 7 नहीं, 14 टाइप्स के प्लांट्स
मतलब पी प्लांट की ऐसी 14 ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज को चूज किया था। ठीक है, 14 ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज ऑफ पी प्लांट वाज चोजन बाय हिम, और फिर उन 14 प्लांट्स के जोड़े बना दिए गए थे। ही चोज 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज, ओके, और फिर उन 14 वेराइटीज के जोड़े बनाए गए। तो 14 के अगर जोड़े बनाओगे तो 7 जोड़े मिलेंगे ना, एक जोड़े में 2 प्लांट होंगे तो 7 जोड़े मिलेंगे। ठीक, समझ में आया? और जोड़ा बना के क्या किए, जोड़ा बना करके रिप्रोडक्शन करवा दिए। ठीक है, वो 7 जोड़े मिले, उन्होंने 7 जोड़े बनाए और 7 जोड़ों को का रिप्रोडक्शन करवाया। ठीक, और फिर जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ उसको फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया। समझ में आया? अच्छा, अब वो जो जोड़े बने थे, 7 जोड़े बने थे, तो जो प्रति एक जोड़ा था, जो प्रति एक जोड़ा था, एक जोड़े में 2 मेंबर होंगे, 7 जोड़े बने, और उस 7 के 7 जोड़ों में हर एक जोड़ा जो होगा, हर एक जोड़े में 2 मेंबर होंगे। ठीक, तो अगर एक जोड़े की बात करें तो एक जोड़े के जो 2 मेंबर्स थे, एक जोड़ा है, सपोज करो इसके ये 2 मेंबर्स हैं जिनका हमें रिप्रोडक्शन करवाना है, तो ये दोनों मेंबर्स सारे के सारे फीचर्स में एक ही जैसे दिखेंगे, एक को छोड़ के। ठीक, जैसे दोनों दिख भी रहे हैं। ठीक, 2 प्लांट्स हैं, ट्रू ब्रीडिंग लाइंस हैं, इनको हमने रिप्रोडक्शन करवाना है इनका। ठीक, मतलब इसके गैमेट से इसका एक सेल को फर्टिलाइज, इसके मेल गैमेट से इसके फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करना है। ठीक, तो ये जो दोनों मेंबर्स होंगे बेटा, इनके सारे कैरेक्टर सेम होंगे, सिर्फ एक को छोड़ के। ठीक, जैसे प्लांट का जो फ्लावर होगा उसका पोजीशन सेम होगा, प्लांट का फ्लावर का कलर सेम होगा। पी प्लांट की बात कर रहे हैं तो पी का पॉड फूला फूला सब इन्फ्लेटेड पॉड होगा, गोले गोले सीड होंगे, हरे हरे कलर के सीड होंगे, मतलब सब कुछ सेम होगा, सिर्फ एक कैरेक्टर डिफर कर दिया, मानो हाइट, एक लंबा हो गया एक छोटा हो गया, हाइट को छोड़कर सब कुछ एक जैसा है। समझ में आया? इस तरीके से जोड़ा बनाया गया। ठीक, 14 ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज ली गई पी प्लांट की, और उन 14 का जोड़ा बनाया गया, तो 7 जोड़े बने। ठीक, और जोड़ा ऐसे बनाया गया कि हर एक जोड़े के जो दोनों मेंबर्स थे, उसमें से वो जो दोनों मेंबर्स थे उनके सारे कैरेक्टर सेम थे, एक को छोड़ के। समझ में आया? इसी तरीके से जोड़ा बनाया गया था। समझ गए? तो यही था, मेंबर ऑफ ईच पेयर वर सिमिलर इन ऑल द कैरेक्टर्स एक्सेप्ट फॉर वन विच हैड कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट का मतलब यही होता है बेटा, हाइट है, हाइट इज द कैरेक्टर। ठीक, और लंबा हाइट और छोटा हाइट इस कैरेक्टर के 2 अल्टरनेट ट्रेट्स हैं। ठीक है, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ सेम कैरेक्टर इज नोन एज ट्रेट। ठीक, तो जोड़ा वो ऐसे ही बनाए थे कि सब कुछ मिलेगा, खाली एक कैरेक्टर ऐसा होगा जिसके 2 ट्रेट्स दिखाई देंगे। जैसे हम हाइट वाली बात की है कि सब कुछ सेम था, बस एक लंबा था एक छोटा था, तो ये देखो लंबाई में दोनों डिफर कर गए ना, लंबाई वाले कैरेक्टर में आपको 2 ट्रेट दिखे, तो हाँ, तो इसी तरीके से वो किए थे। ठीक, सारे के सारे फीचर सेम, खाली एक छोड़ के हाइट। ठीक, उसी तरीके से एक ऐसा प्लांट, मतलब एक ऐसा जोड़ा बनाओ जिसमें हाइट सेम होगी। ठीक, लेकिन कुछ और डिफर कर जाएगा। सपोज करो एक का जो मटर का दाना, मतलब सब कुछ सेम, फ्लावर का पोजीशन, फ्लावर का कलर, पॉड का शेप, हाइट बराबर कर दिए। कहाँ डिफर कर दिए? एक का सीड जो है वो गोला गोला है, ग्राउंड है, और दूसरे का सिकुड़ा सिकुड़ा है। एक बढ़िया मस्त राउंड सीड प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा क्या है, रिंकल सीड प्रोड्यूस कर रहा है। तो एक कैरेक्टर में गड़बड़ हुआ ना, एक कैरेक्टर में दोनों डिफर कर रहे हैं, तो वही जो डिफरेंस है एक कैरेक्टर का, ठीक, एक ही कैरेक्टर के 2 अलग अलग फॉर्म्स हमें देखने मिल रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रेट। तो मेंबर्स ऑफ ईच पेयर वर सिमिलर इन ऑल द कैरेक्टर्स एक्सेप्ट फॉर वन विच हैड कंट्रास्टिंग ट्रेट। मतलब एक कैरेक्टर जो है डिसिमिलर होता था, जिसके कि 2 अल्टरनेट ट्रेट्स हमें देखने मिलते थे, बाकी सारे कैरेक्टर सेम होते थे। इससे स्टडी इजी हो रही थी, मतलब इससे उनको स्टडी करने में आसानी हुई। जो 7 जोड़े बने थे बेटा, वो इस तरीके से बने थे। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया, स्टेम हाइट, मतलब जो दोनों प्लांट्स थे जिनसे रिप्रोडक्शन इनको करवाना था, सब कुछ सेम था, बस क्या हुआ, हाइट अल्टर कर गई, एक लंबा एक छोटा हो गया। अगले जोड़े में क्या था, सब कुछ सेम था, हाइट भी सेम थी, फ्लावर का पोजीशन अलग अलग था, एक में एक्सियल फ्लावर था, एक में टर्मिनल था, मतलब सब कुछ सेम, हाइट वाइट सब कुछ एवरीथिंग सेम, फ्लावर पोजीशन वेरी कर रही थी। ठीक है, जो अगला जोड़ा था, एक जोड़े में हाइट वेरी कर रही थी, एक जोड़े में फ्लावर का
पोजीशन वेरी कर रहा था, ठीक है। जब हाइट वेरी कर रही थी तो बाकी सब सेम था, सिर्फ हाइट का डिफरेंस था, एक लंबा था एक छोटा था। जब फ्लावर का पोजीशन वेरी कर रहा था सब कुछ सेम था इंक्लूडिंग हाइट, सिर्फ फ्लावर का पोजीशन वेरी कर रहा था एक जोड़े के दोनों मेंबर्स में, एक जोड़ा ऐसा था एक जोड़ा ऐसा वाला था, ठीक। उसमें क्या था, फ्लावर या तो एक्सियल पोजीशन पे होता था, एक्सियल का मतलब अगर ये एक्सिस है उसका तो ऐसे साइड साइड पे फ्लावर हो रहा है, इसको एक्सियल कहते हैं, और टर्मिनल का मतलब ऐसे टिप पे फ्लावर का होना, उसको टर्मिनल कहते हैं, ठीक। अगला जोड़ा कैसा था, उसमें सब कुछ सेम था, सिर्फ फ्लावर का कलर अलग अलग था, सब कुछ, हाइट भी पोजीशन भी सब सेम थी, फ्लावर का कलर अलग अलग था, एक में पर्पल फ्लावर लग रहे थे दूसरे में व्हाइट लग रहे थे, ठीक। अगला जोड़ा कैसा था, सब कुछ सेम था, हाइट सेम थी, फ्लावर पोजीशन सेम थी, फ्लावर कलर सेम था, पॉड का शेप वेरी कर रहा था, एक में पॉड इन्फ्लेटेड था एक में कंस्ट्रिक्टेड। इन्फ्लेटेड कैसा होता है, ऐसा होता है, और कंस्ट्रिक्टेड कैसा होता है, ऐसा होता है, देखा होगा आपने, इस तरीके की मटर का पॉड आता है, ऐसा भी आती है, ऐसी इस टाइप की मटर का पॉड भी आता है, तो इन्फ्लेटेड है ये कंस्ट्रिक्टेड है, मतलब सब कुछ सेम, हाइट फ्लावर पोजीशन फ्लावर कलर सब कुछ सेम, सब क्या डिफरेंट है, पॉड का शेप, एक का फूला फूला सा पॉड है और एक का कंस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। अगला क्या है, सब कुछ सेम है, पॉड का कलर डिफरेंट हो गया, मतलब हाइट सेम फ्लावर पोजीशन सेम फ्लावर कलर एवरीथिंग सेम एक्सेप्ट फॉर द पॉड कलर, एक का पॉड ग्रीन कलर का है एक का पॉड येलो कलर का है, ठीक। अगला जोड़ा कैसा था, सब कुछ सेम, हाइट पोजीशन फ्लावर कलर पॉड शेप, पॉड कलर क्या डिफरेंट, सीड का शेप, एक में गोले गोले सीड लग रहे हैं एक में कैसे सीड लग रहे हैं, एक में गोले गोले सीड है एक में रिंकल झुर्रीदार सीड है, कभी कभी मटर ऐसी निकलती है, ठीक। समझ में आया। फिर क्या, सीड का बाकी एक लास्ट वाला जोड़ा कैसा था, सब कुछ सेम, हाइट फ्लावर पोजीशन फ्लावर कलर पॉड शेप पॉड कलर सीड शेप सब सेम, सीड का कलर डिफरेंट, ठीक है, एक में येलो सीड लग रहा है एक में ग्रीन सीड लग रहा है, तो इस तरीके से वो जोड़ा बनाए, ठीक। और फिर उसको क्या किए, क्रॉस किए, और फिर जो उनके बच्चे हुए, मतलब जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हुए, बेबी प्लांट्स जो प्रोड्यूस हुए, फिर उनका देखे, वो जब ग्रो किए तो उनके फीचर्स को उन्होंने स्टडी किया, ठीक। आइए देखते हैं उसकी स्टडी करने के बाद उनके कंक्लूजन्स क्या क्या थे, उन्होंने स्टडी के थ्रू क्या क्या बातें बताई, आइए देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट की फाइंडिंग्स क्या थी, चलिए देखते हैं। बेटा जो उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया उसके बाद जो रिजल्ट्स आए, ठीक है, कई जनरेशन तक उन रिजल्ट्स को उन्होंने स्टडी किया, और फिर उन रिजल्ट्स को स्टडी करने के बाद उन्होंने कुछ बातें बताई, क्या क्या बताई, पहली बात तो उन्होंने इनहेरिटेंस के लॉज फ्रेम किए, ठीक है, इनहेरिटेंस के लॉज फ्रेम किए, मतलब जिस तरीके से कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है तो वो कुछ रूल्स को फॉलो करता है, उन्हीं चीज़ों को इन लॉज के तहत बताया गया। उसके बाद मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पता चला, जीनोटिपिक रेशियो के बारे में उन्होंने बताया, ये सारी चीजें हम आगे आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे, ठीक है, उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक। अभी देख लेते हैं इन्होंने जो इनहेरिटेंस के लॉज दिए थे वो क्या क्या थे, 3 लॉज दिए थे बेटा इन्होंने इनिशियली, जो अपनी स्टडी में जो चीजें मेंशन की थी उसमें उन्होंने 3 लॉज दे रखे थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक। लेकिन ये जो पहला वाला लॉ था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसको अब बाद में जाके लॉ की कैटेगरी से हटा दिया गया, समझ में आया, उसको क्या बोला जाने लगा जनरलाइजेशन ऑफ मेंडल्स लॉ, इसको क्या कहते हैं, जनरलाइजेशन ऑफ मेंडल्स लॉ, ठीक। इसको क्या कहा जाने लगा, जनरलाइजेशन बोला जाने लगा, मतलब अभी लॉ की कैटेगरी में नहीं आता। इसके तहत हम डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट के बारे में जानते हैं, आगे आने वाली वीडियोस में बताएंगे, ठीक है। इसमें डोमिनेंट रिसेसिव ट्रेट के बारे में बताया गया और उसका सिग्निफिकेंस बताया गया। सेकंड लॉ कौन सा था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो कि अब क्या कहलाता है, फर्स्ट लॉ कहलाता है, ठीक है। आपसे अगर कोई पूछेगा फर्स्ट लॉ क्या है तो आपको बताना है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ना कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्योंकि ये लॉ है ही नहीं, दिस इज नॉट ए लॉ। अब तीसरा कौन सा था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि क्या कहलाता है, सेकंड लॉ, ठीक। तो इनिशियली उन्होंने दिए तो 3 लॉज थे, ठीक, लेकिन पहला वाला लॉ की कैटेगरी से हट गया तो अब हम सिर्फ 2 ही लॉज को लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मानते हैं, कौन सा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। Law of segregation is the first law of inheritance. Law of independent assortment is the second law of inheritance. Okay. Rejection of Mendel's findings. बेटा मेंडल ने जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था बहुत अच्छा किया था, बहुत सारी अच्छी उसमें सही बातें बताई थी, लेकिन ही वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट क्योंकि उनकी सारी बातें रिजेक्ट कर दी गई थी। जी हाँ,
उनकी सारी बातें रिजेक्ट कर दी गई थी, उनको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला, वो जिंदा रहे तब तक उनको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला। He published all his work in 1865 and he died in 1884, और उनके मरने के 16 साल के बाद जाके उनको रिकॉग्निशन मिला। कैसे मिला? जो काम उन्होंने अरसे पहले कर दिया था उस काम को फिर से किया गया 3 अलग अलग साइंटिस्ट द्वारा। उनका नाम क्या था? ह्यूगो डिवरीज, कार्ल लॉरेंस एंड एरिक वॉन शर्माक। ठीक है, ये तीनों साइंटिस्ट अलग अलग कंट्री के थे और तीनों सेम समय पे सेम काम कर रहे थे, बस इंडिपेंडेंटली कर रहे थे, कोलैबोरेशन में नहीं कर रहे थे। ठीक, और फिर इन्होंने जब वही हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ही कंडक्ट किया इन लोगों ने भी, और उसकी जो फाइंडिंग्स आई वो सेम आई, किसकी जैसी आई? जैसी मेंडल ने कर रखी थी, वही सेम फाइंडिंग्स इनकी भी आई। तो जब इन लोगों ने अपनी फाइंडिंग्स पब्लिश की तो पता चला कि ये काम तो पहले हो चुका है। ठीक, अब यहाँ पर इनको एडवांटेज ये मिला कि इस टाइम तक साइंस ज्यादा तरक्की कर चुका था, क्रोमोसोम के बारे में लोगों को पता था, सेल डिवीजन के बारे में पता था, जीन टर्म जो कि मेंडल के टाइम में जीन टर्म नहीं था, उन्होंने जीन टर्म यूज भी नहीं किया था, लेकिन जीन टर्म बिना यूज किए उन्होंने जीन के बारे में सब कुछ बता दिया था। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें थी जिसका एविडेंस मेंडल नहीं दे पाए थे। दे वर फॉर्चुनेट कि इनके टाइम में साइंस में इतनी तरक्की हो चुकी थी कि इन्होंने अपनी फाइंडिंग्स के प्रूफ दिए। ठीक, और जिसकी वजह से इनका काम एक्सेप्ट हुआ। ठीक, और इनका काम एक्सेप्ट हुआ तो मेंडल का काम भी एक्सेप्ट हो गया अपने आप, और उस टाइम जाके मेंडल को रिकॉग्निशन मिला उनके मरने के बाद। ठीक है, तो मेंडल्स वर्क रिमेन्ड अनडिस्कवर्ड टिल 1900 इट वाज रिजेक्टेड। ठीक, एट द टाइम ऑफ इट्स, जब वो पब्लिश हुआ उस टाइम रिजेक्ट हो गया था। 1900 में जाके उसकी रिडिस्कवरी हुई। ठीक, रिडिस्कवरी किसके द्वारा हुई? 3 साइंटिस्ट द्वारा, जो कि अलग अलग काम कर रहे थे। ये रहे उनके नाम, ह्यूगो डिवरीज, कार्ल लॉरेंस एंड एरिक शर्माक। ठीक, और फिर मेंडल जा करके फादर ऑफ जेनेटिक्स बने। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अब आगे की बातें कि मेंडल का काम क्यों सक्सेसफुल रहा और फिर क्यों रिजेक्ट हो गया, सब कुछ अगली वीडियो में बताएंगे। फिलहाल अगर ये वीडियो अच्छी लगी आपको तो आप फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और बिल्कुल दीजिए, और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।